अनसबस्क्रिप्टेड वेरिएबल जो हैं उनमें हमने ये डिस्कस किया कि जो एक वेरिएबल होता है वो मेमोरी में सिर्फ एक ही वैल्यू को शो करता है या उसके लिए वो स्पेस रिजर्व करता है। जैसे कि आप अगर वेरिएबल डिफाइन कर दें एक्स वाई जी, तीन वेरिएबल, तो x किसी एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, y सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और j भी सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम स्केलर वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, आप देखते हैं कि जो आपके वेक्टर्स होते हैं तो एक वेरिएबल और आगे पर उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेक्टर a डिफाइन करें और 3 डायमेंशंस में आप उसके कंपोनेंट्स लिखें तो a x i, a y j, a z k, ये तीन उसके आ जाएंगे। तो a x, a y, a z एक ही वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ अब आपका वेक्टर a तो एक है, लेकिन जब आप उसको वैल्यूज इनपुट करेंगे, देंगे वैल्यूज, तो आपको तीन डिफरेंट वैल्यूज देंगे, ax, ay, az इन तीनों के लिए। तो अब यहाँ पे आपके जो स्केलर वेरिएबल्स हैं वो वर्क नहीं करते, तो फिर हमें यहाँ पे वेक्टर जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करने पड़ते हैं और उन्हीं को हम अरेज का नाम देते हैं। तो अरेज की जो जर्नल इसका जो फॉर्मेट होता है इन वन डायमेंशन, दैट इज, यहाँ पे आपके अरे नेम आ जाता है, यहाँ क्या होता है, अरे नेम एंड देन सबस्क्रिप्ट। तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आप A1 कहते हैं तो A1 इसमें सबस्क्रिप्ट है, मैथ के अंदर आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन फोर्ट्रान में इस स्टाइल में सबस्क्रिप्ट लिखने की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं होती। तो फोर्ट्रान में जब आप A1 लिखेंगे तो A और 1, A आपका अरे नेम है और 1 इज द सबस्क्रिप्ट। So A is the array name and 1 is subscript। तो इसका मतलब यही होगा कि जो ये A1 लिखने का मतलब होता है, तो ये वन डायमेंशनल अरे होती है, या इसको हम वेक्टर का नाम देते हैं। ये जो आपके सामने मैंने इस तरह से इसके रिप्रेजेंटेशन जो की है, जिसे आप देख रहे हैं, ऐसे ही 2 डायमेंशनल अरेज भी होती हैं। टू डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे को मैट्रिक्स कहते हैं हम, और 1 डायमेंशनल मैंने आपको वेक्टर बताया। तो 2 डायमेंशनल अरे या मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका होता है, जर्नल फॉर्मेट इसका ये होता है, अरे नेम देन सबस्क्रिप्ट 1 and subscript 2। array name is the name of an array, ठीक है ना, ये उसी तरह से है कि ये उसका नाम है। और सबस्क्रिप्ट 1 and 2 these are इंटीजर वेरिएबल्स, और ये जो वैल्यूज लेंगे जो भी आप इनको इनपुट करवाएंगे। तो मैट्रिक्स में आपने देखा है कि मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें तो वहाँ पे 2 वैल्यूज होती हैं, हमेशा सिंगल वैल्यू नहीं होती मैट्रिक्स में।
तो उसका जनरल फॉर्मेट ये है, जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ ए एंड आई जे, ए आई जे, तो आई ये जो है ये शो कर रहा है जो एलिमेंट है रो के अंदर उसको शो कर रहा है। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो भी होता है दिस रिप्रेजेंट दी रो नंबर एंड सेकंड represents the column number. So this is a row number and J is column number. तो A I J का मतलब रो नंबर कॉलम नंबर दोनों आप ये है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख लेता हूँ A2 3, तो बताइएगा मुझे कि A2 3 का क्या मतलब आपको समझ आता है? शाबाश, जल्दी बोलेंगे। दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो 2 rows 3 column। जी, इसका मतलब है कि ए का वो वाला एलिमेंट जो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में है, तो वो A2 3 है। ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने एक कॉलम लिखता, ये एक मैट्रिक्स लिखता हूं। ये मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख लिया। इसको अगर मैं फोर्ट्रान में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? A11 को ऐसे लिख लूंगा, A12 को इस तरह से लिखूंगा, ये है इसी ऊपर वाले मैट्रिक्स को मैंने फोर्ट्रान की टर्म में उसकी फॉर्म में इसको मैंने ऐसे लिख लिया है। अब आप सबको पता है कि ये आपकी फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। और अगर आप कॉलम देखें, कॉलम नंबर 1, कॉलम 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है। अब जिस वक्त मैं ये किसी जगह पे मेंशन करूंगा A2 3, तो इसका मतलब होगा कि इस कॉलम में दूसरी रो के में और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ये देखें, ये वाला, दिस वन और दिस वन। तो इसका मतलब है ये रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, उसके अंदर ये एलिमेंट है। इस तरह से आप इसको मेंशन करते हैं या लिखते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरेज का ये मतलब है जी। जब भी आप लिखेंगे, देखें हर एलिमेंट में आपको 2 सबस्क्रिप्ट नजर आ रहे हैं हर एक में। A11 से लेके आप एंड तक A3 4 तक चले जाएं तो हर एक में देयर आर 2 सबस्क्रिप्ट्स।
और जो फर्स्ट है दैट रिप्रेजेंट रो नंबर एंड सेकंड कॉलम नंबर। A34 ले लें, A33 ले लें, इसका मतलब होगा कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। A11 को डिस्कस कर लें, इसका मतलब होगा फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से A23 क्लास है मेरी, तो सा वेट कर लें, मैं क्लास एंड कर लूँ। इस तरह से A32 का मतलब होगा कि थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब 2 डायमेंशनल के साथ साथ 3 डायमेंशनल अरेज भी होती हैं। तो 3 डायमेंशनल अरेज जो होती हैं उनमें हम 3 सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, और इसमें मोस्टली जो प्लेन्स या जो लेयर्स हैं तो उनको डिस्कस करने के लिए हम 3 डायमेंशनल जो अरेज हैं वो यूज़ करते हैं। तो वो चूँकि हमसे अभी रेलिवेंट नहीं है तो हम उसको नहीं देखते, हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को ही लेंगे। इसी तरह से फिर जो सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, जो सब स्क्रिप्ट्स हैं उनकी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ सबस्क्रिप्ट्स। ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये इन टाइप्स में से किसी एक टाइप के हो सकते हैं। अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट्स, अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी टाइप है दैट इज इंटीजर एक्सप्रेशंस। अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट का तो आपको मतलब पता ही है, कोई कांस्टेंट हो जिसके साथ कोई साइन ना हो। वेरिएबल का भी मतलब है। अब इनके अलावा कुछ इंटीजर एक्सप्रेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो जिनकी परमिशन होती है यूज़ करने के लिए वो इस टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल प्लस माइनस कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से ये हो सकता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। और इससे ये वाली फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एंड प्लस माइनस कांस्टेंट। तो आप इनमें से ना कोई सा भी एक्सप्रेशन आप एज अ सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन वही वाली बात आ जाएगी फिर कि अगर आप इसमें वेरिएबल यूज़ करते हैं या ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू आपको इससे पहले देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको मैंने डायमेंशन स्टेटमेंट पढ़ा दी है कि डायमेंशन स्टेटमेंट आपको पता है कि क्या काम करती है। डायमेंशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वो
जितने जितने आपको मेमोरी लोकेशंस चाहिए होती हैं उतनी वो रिज़र्व कर देते हैं उसमें जो भी आपने जितनी उसकी डायमेंशंस दी हैं। फॉर एग्जांपल ये है एक स्टेटमेंट में अगर लिखूं डायमेंशन और A10 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने एक अरे नेम उसको बता दिया A और उसको बता दिया आपने कि इस A के लिए 10 मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व कर दो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन A10 तक ये जो उसकी 10 वैल्यूज़ हैं ये आप एंटर कर सकते हैं वहाँ पे, इनकी लोकेशन वहाँ पे रिजर्व हुई होगी। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपने डायमेंशन स्टेटमेंट डिफाइन करते हुए 10 मेमोरी लोकेशंस उसको रिजर्व करने का कहा था, तो आप जो वैल्यूज एंटर करेंगे तो वो 10 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आप A1, A2, A3 अप टू सो ऑन A11 तक आप वैल्यूज एंटर कर दें। तो A11 तक देंगे तो A11 के लिए तो कोई स्पेस रिजर्व नहीं होगी ना, ठीक है। आप 12, 13 वैल्यूज को एंटर कर दें, स्पेस उसने जो रखी है वो 10 के लिए रखी हुई है। फिर क्या होगा कि कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं कि जो एरर को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें एरर है, लेकिन कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं कि जो इस तरह के एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का केस आ जाए कि वो इनको आइडेंटिफाई ना कर सकें तो सक्सेसफुली आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल भी हो जाता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसके वो गलत आते हैं, वो ठीक नहीं आते। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जितनी वैल्यूज़ आपने एंटर करनी हो आप उनसे ज़्यादा स्पेसेस रिजर्व करवा लें। फॉर एग्जांपल आपने 10 वैल्यूज देनी है तो आप डायमेंशन में 12 या 13 उसको रिजर्व करवा दें उसके लिए, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डायमेंशन में स्टेटमेंट लिखते हुए जितने मेमोरी लोकेशंस आपने रिजर्व करवाई हैं आप उनसे ज़्यादा वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर सकते, उनसे कम या उसके इक्वल जो वैल्यूज़ हैं वो करवा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लें। अच्छा, इसी तरह से ये तो वन डायमेंशन है ना, आप टू डायमेंशन के लिए भी रिजर्व रख सकते हैं। कैसे रखेंगे डायमेंशन, फॉर एग्जांपल यही मैं कह देता हूँ कि 10, 10 ये है, सही है। तो अब ये आपने उसको क्या बता दिया, 10 बता के आपने कहा उसे ये बताया कि आप कोई मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको वैल्यूज देंगे और जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं मैक्सिमम 10 हो सकती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 10 हो सकते हैं। अब आपने ये रखने के बाद अगर ये उसको एक वैल्यू एंटर करने के लिए दे दी थी A11 5, तो ये फॉल्स है। क्यों? इसलिए कि आप उसको ये बता रहे हैं कि कॉलम नंबर 11 और सॉरी रो नंबर 11 और कॉलम नंबर 5 में जो एलिमेंट है उसको रीड करो, और डायमेंशन में आप उसको बता रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम रोज 10 होंगी, तो आप मैक्सिमम रोज 10 वहाँ रिजर्व करवा रहे हैं और आप यहाँ जो एलिमेंट दे रहे हैं वो आप 11th रो का भी दे रहे हैं। तो ये या तो उसको एरर शो कर देगा वो, या अगर एग्जीक्यूशन होगी भी तो वो फॉल्स एग्जीक्यूशन होगी। तो वैलिड क्या हो सकता है कि इसके अंदर अंदर कोई हो, आप ये देते हैं 7 9, दिस इज वैलिड मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, इट शोज कॉलम रो नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 9, इसमें जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको दे सकते हैं। अच्छा,
अब इसके लिए कुछ आप 2-4 पॉइंट्स डायमेंशंस के लिए आप देख सकते हैं कि पहली बात यह है कि किसी एक प्रोग्राम में कितने डायमेंशन स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो देयर इज नो लिमिट, आपको जितनी डायमेंशन स्टेटमेंट चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उतनी डायमेंशन स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, नो इशू। लेकिन एक बात का आपने याद रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कहीं भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे डायमेंशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक तो नंबर्स में जितनी आपको चाहिए इतनी लिखते हैं। दूसरी, प्रोग्राम में किसी जगह पे भी अगर आप डायमेंशन स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो फॉल्स नहीं होगी। लेकिन जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डायमेंशन स्टेटमेंट जहाँ पे आप लिख रहे हैं, आप एलिमेंट्स या उस मैट्रिक्स या उस अरे की वैल्यू उस डायमेंशन स्टेटमेंट से पहले नहीं दे सकते, उसके बाद हमेशा देंगे। क्या मतलब है इस बात का कि मैंने उसको फॉर एग्जांपल इसके बारे में कहा A7-9, आप पहले डायमेंशन स्टेटमेंट लिखी होगी तो उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप पहले यहाँ लिख लें, इधर पहले ऊपर लिखें और फिर आप डायमेंशन स्टेटमेंट लिखें, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि आप जो आपका वेरिएबल है, सब सिक्रेटेड वेरिएबल, आप उसकी वैल्यू पहले दे रहे हैं और उसके लिए जो लोकेशंस हैं वो बाद में रिजर्व करवा रहे हैं, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो पहले हमेशा क्या होना चाहिए, पहले डायमेंशन स्टेटमेंट होना चाहिए, पहले जो लोकेशन है वो रिजर्व होनी चाहिए और बाद में क्या हो, आप उस एलिमेंट को आप डिफाइन करेंगे। तो ये आपने ये इसके जो सीक्वेंस है ना, इसको आपने कभी नहीं भूलना है, इसको याद रखना है। आपने देखा है कि जब आप लोग बड़े बड़े होटल्स पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले वो टेबल अपने लिए रिजर्व करवाते हैं। आप बताते हैं जी हमारे साथ फॉर एग्जांपल 5 गेस्ट्स होंगे, तो उससे पहले आप उनको बता देते हैं कि आपने हमारे लिए टेबल रिजर्व रख लेना है। तो अब आप जब जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा रश भी हो, फिर भी आपके टेबल पे वो किसी और को नहीं बिठाएंगे। जब आप जाएंगे तो आपको अपने लिए वहाँ टेबल, चेयर्स और वो जितनी वहाँ अरेंजमेंट्स हैं पहले से हुई हुई मिलेंगी। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, हम ये करते हैं कि हम पहले चले जाते हैं और वहाँ पे जाएं, बहुत ज़्यादा रश हो और वहाँ जाके आप कहें जी अब टेबल हमारे लिए रिजर्व करो, और अगर वहाँ स्पेस हो ही ना, तो आप क्या करेंगे फिर? आप तो मतलब या तो वहाँ खड़े इंतज़ार करते रहेंगे या वापस आ जाएंगे। तो फिर कॉमन सेंस क्या बनता है कि पहले जो लोकेशन है वो रिजर्व की जाए, बाद में वैल्यूज एंटर की जाए। तो ये सीक्वेंस हमेशा आपने इसका याद रखना है। और फिर दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है कि आप डायमेंशंस में हमेशा एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है ना वो स्पेसिफाई कर दिया करें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 कॉलम और 10 रोज की वैल्यूज आपने पुट करनी है, आप बेशक 11x11 का एक मैट्रिक्स डायमेंशन के अंदर डिफाइन कर दें तो कोई इशू नहीं है। एक रो एक कॉलम ब्लैंक चला जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये इसमें कोई इशू नहीं होता। और किसी भी अरे की डायमेंशन नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डायमेंशन आपने डिफाइन की, आप कहते हैं A-10 10, तो इस मैट्रिक्स का क्या सेंस बनेगा? चलें, +10 वाले की तो हमें समझ आ गई कि आप 10th कॉलम की बात कर रहे हैं, तो -10th रो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए आप जब भी डायमेंशन स्टेटमेंट आप डिफाइन करें, लिखें, तो उसके लिए आप इसकी जो वैल्यूज है ना वो कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ एडिशनल डायमेंशन स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। ये मतलब एक तो ये आपने फॉर्मेट देख लिया ना कि आप इस तरह से देंगे,
तो एक अब हमको थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट दे देते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो सेकंड वाली मैंने डायमेंशन स्टेटमेंट लिखी है 8 एंड 10, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, या ये कितनी मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा? कौन बताएगा? जी सर। जी बोलें। 100 होंगे सर। 100 होंगे। लास्ट लेयर की क्लास। जी 100 एलिमेंट्स होंगे सर। यस 100 एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल ठीक है। 10 तो एक रो में आ जाएंगे ना, सिंगल रो में 10 आ जाएंगे, तो 10 रोज 10 कॉलम्स हैं। तो आप देख लें, तो इसका मतलब जब आप 8 10 10 लिखेंगे तो 10 क्रॉस 10 कितनी मेमोरी लोकेशन जो है ना वो रिजर्व हो जाएंगी। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं बास कार्ड डायमेंशन को, डायमेंशन इधर आ जाए अरे नेम LU ऐसे कामा, ये इसी की कंटिन्यूटी में मैं लिख रहा हूँ। अरे नेम 1 कह दें इसको 1, अरे नेम 2, L1 U1 ये कॉलन है, कामा अप टू सो ऑन। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपको L और U जो है ना ये एक रेंज बताएंगे। U जो उसकी अपर वैल्यू है और L जो है वो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो आपको वो बताएगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। इसी तरह से इसमें भी आप आ जाए रेन M2 है तो ये आपकी एक रेंज है, ये दूसरी रेंज है, इस तरह से अप टू सो ऑन आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, उसकी अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, डायमेंशन, उसके बाद अरे नेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ A देन 11 20 ये है मेरे पास, और मैंने एक B डिफाइन कर दिया -5 5। ये डायमेंशन स्टेटमेंट A इज द अरे नेम, और इसमें अगर आप देखें तो L इक्वल टू 11 U इक्वल टू 20, तो रेंज इसकी क्या आ गई U माइनस L, 20 माइनस 11। बल्कि इस तरह से इसको ना निकालें, आप कैसे देख लें कि 11 और 20 है, तो ये कौन कौन सी वैल्यू रीड करेगा, A11 और A20 ये दोनों ये भी करेगा, इंक्लूड होंगी। तो आप देखें टोटल कितनी वैल्यूज बन जाएंगी इसमें। ये 10 वैल्यूज को उनके लिए ये जो लोकेशन है वो रिजर्व रख लेगा। ये फर्स्ट वाला दिस वन 10 वैल्यूज 11 फ्रॉम 11 टू 20, और जो B मैंने डिफाइन किया ये -5 टू 5 है, तो -5 टू 5 11 वैल्यूज बनेगी ये तकरीबन। तो इसका मतलब है
ये हमारा 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा और ये वाला 11 करेगा। तो बाज़ औक़ात हम इस तरह से भी डायमेंशन स्टेटमेंट जो है वो हम लिखते हैं। फिर इनपुट कैसे देते हैं हम, ये पी में आपको बता चुका था कि कैसे देंगे। इनको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं चीज़ें कुछ थोड़ी, कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं डायमेंशन A4 है एंड देन B3, A4 B3, और आप इनको अब रीड करवाता हूँ मैं यहाँ, रीड एस्टेरे कामा A3 B2, और साथ फॉर एग्जांपल मैं ये भी करवा देता हूँ J और K। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें टोटल जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व होंगी वो होंगी 7, A के लिए 4 प्लस B के लिए 3, टोटल 7 रिजर्व है। अब आपने जब रीड करवाया तो आपने A के 3 एलिमेंट्स रीड करवाए हैं, 2 आपने करवाए B के, ये टोटल मिला के हो गए 5। तो ये दोनों सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स हैं। और अगले अगर आप देखें तो दीज आर स्केलर वेरिएबल J और K। तो आप ऐसे डायमेंशन स्टेटमेंट लिख के मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व करने के बाद A की रीड स्टेटमेंट में आप सब स्क्रिप्टेड और अनसबस्क्रिप्टेड वेरिएबल दोनों को आप इकट्ठा डिफाइन कर सकते हैं या रीड करवा सकते हैं। तो देखें 2 इसके लिए चाहिए थे, 5 इसके लिए, टोटल 7 हो गए। तो जितनी डायमेंशन स्टेटमेंट्स में आपने रिजर्व करवाई थी लोकेशन, ये उससे एक्सीड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा हमारे लिए इसको इस फॉर्म में रीड करवाना इतना आसान, इतना कन्वीनियंट नहीं होता, ठीक है ना। अरेज को डिफाइन करना कि जब आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा हो, तो तब अगर आप इस तरह से रीड कराएंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो फिर हम यहाँ डू से हेल्प लेते हैं। डू कैसे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, डायमेंशन A25। इसका मतलब है आप A1 A2 A3 अप टू सो ऑन एंड A25 तक रीड करवाएंगे। तो मैं इसके लिए सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ डू लूप लगा लेता हूँ, डू 10 और I इक्वल टू 1 to 25, ये आ गया। एंड देन रीड स्टेटमेंट AI एंड देन कंटिन्यू। ये रहा। अब देखें एक दफ़ा डू लूप चलेगा तो AI की जगह 1 आएगा तो A1 हो जाएगा, फिर लूप चलेगा A2, फिर A3, फिर A4 अप टू सो ऑन एंड A25 तक। तो ये सारी की सारी वैल्यूज रीड करवा देगा, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A25 तक, ये सारी आ जाएगी। तो दिस इज valid representation of the जो आपकी जो रीड स्टेटमेंट है फॉर सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स या अरेज उनकी होगी। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, 2 डायमेंशनल अरे में कैसे रीड करवाऊंगा, ये तो 1 डायमेंशनल है ना, सिंपल आप देख रहे हैं कि ये 1 डायमेंशन है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। अगर 2 डायमेंशनल हो फिर क्या होगा, 2 डायमेंशन में हम एक डिफाइन कर लेते हैं, डायमेंशन A3
इक्वल टू 1 2 3, ये ए के लिए, डू 20 जे इक्वल टू 1 2 3 के लिए। अब आप रीड करवा दें, रीड स्टेरे कामा ए आई जे, देन प्रिंट करें इसको, देखना भी है हमने, प्रिंट इसी का प्रिंट लेंगे ए आई जे। इसके बाद पहले आप 20 वाला बंद करेंगे, फिर आप 10 वाला बंद कर देंगे, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये रीड करेगा और प्रिंट करेगा 3 बाई 3 अरे को रो बाई रो। ठीक है, पहले एक रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। देख लेते हैं एक मिनट इसकी आउटपुट कैसे बनेगी। आई जब आपका 1 होगा, कंट्रोल अंदर आएगा दूसरे डू पे, जे आपका 1 है, नीचे आया तो रीड हुआ A11, प्रिंट भी आपको A11 हो गया। आप देखें ये पहले 20 वाला लूप यहाँ से कंट्रोल वापस लेके जाएगा अंदर वाले पे। जब तक अंदर वाला फॉल्स नहीं हो जाता ना इसकी कंडीशन, उस वक्त तक ये अंदर वाला लूप अब चलता रहेगा। आई की वैल्यू अभी 1 ही है, जे की वैल्यू 2 हो गई, नीचे आए तो आप A21 रीड करवाएंगे, A12 वही प्रिंट होगा, तो अब आपको मिलेगा A12। फिर ऊपर जाएगा लूप, अब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो आपको मिलेगा A13। अब ये फॉल्स हो जाएगा, J4 होगा, फिर कंट्रोल बाहर निकलेगा बाहर वाले डू लूप पे, तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, तो अब आपको मिलेगा A21, फिर A22, फिर A23, फिर बाहर वाले लूप पे जाएगा तो अब आई 3 हो जाएगा, फिर J एक दफ़ा 1 के लिए, एक दफ़ा 2 के लिए, एक दफ़ा, तो ये 3x3 मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा इस तरह से, A11 A12, तो ये रो बाई रो इसको रीड करेगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी का? सर जी पीछे आपने कहा था ना कि डायमेंशन ऑफ जो रे होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जब ये हम लोगों ने एक डायमेंशन लिखी थी जिसमें A 11 20 और B की -5 से 5 तक थी, तो फिर ये जो डायमेंशन है -5 से 5 ये तो नेगेटिव है ना? ये -5 to 5 का वो मतलब नहीं है। जब आप A की वैल्यू लिखते हैं ना तो उस वक्त आप माइनस साइन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ चूँकि अब आप रेंज दे रहे हैं मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप इनके नंबर्स निकालें ना -5 से 5 तक तो वो माइनस में नहीं आ रहे। जो आप उसको जो बात आप उसको समझाना चाह रहे हैं वो आप ये समझाना चाह रहे हैं कि -5 से 5 तक ये हमारी रेंज है कि जिस रेंज में उसने जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो रिजर्व रखनी है। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि वो काउंट कर लेगा कि अच्छा -5 से 5 तक का क्या मतलब है। -5 से 5 तक का मतलब है कि 10 वैल्यूज़, 11 वैल्यूज़, तो अब वो 11 लोकेशंस वहाँ पे रिजर्व कर देगा जस्ट इसके लिए। अब आप आगे 11 उसमें कोई से भी रीड करवा लें, लेकिन उससे वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके सर। अब अगर तो हम इनके आर्डर को रिप्लेस कर देते हैं आई और जे के आर्डर्स को, तो फिर ये जो रीड करवाएगा और जो प्रिंट करवाएगा तो ये कॉलम बाई कॉलम इसको प्रिंट करवाएगा। आई यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और जे नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है। और फिर अगर एक स्टेप और हम आगे जाते हैं तो हमारे पास इम्प्लाइड डू लूप का कंसेप्ट आता है।
आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं इम्प्लाइड डू लूप से। ठीक है, क्या इसका जनरल फॉर्मेट है होता है अरे नेम और देन इंडेक्स वेरिएबल and this index variable is equal to m1 m3। ये अरे नेम तो नाम है उसका अरे का, इंडेक्स वेरिएबल यहाँ आप जो भी लिखते हैं और उसकी रेंज दे देते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखूँ AI एंड I इक्वल टू 1 to 52। ये ऊपर जो मैंने लिखा है उसका ये मतलब है दिस A is the array name, I is the index variable, I the index variable, this is the name। और ये देखें ये इंडेक्स वेरिएबल इक्वल टू m1 आपका 1 m2 एंड m3। तो इसका मतलब है कि इसमें आप उसको क्या कह रहे हैं, आप उसको ये बताना चाह रहे हैं कि पहले A1 ले, फिर A3, फिर A5, फिर A7 अप टू सो ऑन A49 तक। तो ये जितनी भी आड जो वैल्यूज आ रही हैं इंडेक्स वेरिएबल की, तो उनको हम बता रहे हैं कि वो उसको जो भी करे रीड करे आगे जाके। तो अगर मैं इसके पीछे रीड लगा देता हूँ तो ये इनको ये रीड करवा देगा। ठीक है, अगर मैं इसके पीछे ये लिख देता हूँ रीड स्टेरिक कामा और उसके बाद ये आ जाता है। तो अब ये रीड करवाएगा, किस किस को रीड करवाएगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी, पहले तो A1, फिर A3, फिर A5, A7 सो ऑन A49, ये आ जाएंगे इसमें। अब जिस तरह से नेस्टेड डू लूप्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही नेस्टेड इम्प्लाइड डू लूप्स भी होते हैं। तो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है कि क्या मतलब है, लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसके अंदर तीसरा, इस तरह से, तो इसको नेस्टेड कहते हैं। तो सिंपल नेस्टेड डू लूप्स का क्या मतलब है, बहुत डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया। अब आप बिल्कुल वही वाले कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखते हुए उसको नेस्टेड इम्प्लाइड डू लूप के ऊपर अप्लाई करके देखें। ये आप ऐसे लिखेंगे array name and then index variable 1 index variable index variable 1 और कामा index variable 2 ये आ गया। अब अगली बात आपने रेंज देनी होती है इंडेक्स वेरिएबल को, तो उसको रेंज दे दें। इंडेक्स वेरिएबल 1 इक्वल टू
M1 M2 M3 ये आ गया यूं, और फिर इंडेक्स वेरिएबल 2 इसकी भी आप रेंज दे दें इक्वल टू N1 N2 N3 कह देते हैं फॉर्मूले के लिए। तो ये है जी इस तरह से क्या चीज़, दिस इज इम्प्लाइड डू लूप। तो अगर मैं इसको सामने रखते हुए रीड करवाऊँ तो आपको इसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। रीड है तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कहता हूँ ए आई जे, yeah, and then j equal to 1 to n, I equal to 1 to n, ये I equal to 1 to n कह देते हैं फॉर्मूले। तो ये एग्जांपल है अप्लाइड टू लूप की। ये इसको हम यूज करेंगे टू रीड रो बाय रो द एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे। इसको अगर सिंपल डू लूप से लिख के इसी को तो इस तरह से लिखेंगे, देख लें एक कंपैरिजन हो जाए ताकि डू 10 I equal to 1 to n, j equal to 1 to n, then read aij और फिर 20 कंटिन्यू 10 कंटिन्यू। ये देख लें, ये जो मैंने लिखा लेफ्ट साइड पे ये वाला और ये वाला, इसका एक ही मतलब है। आप अगर राइट हैंड साइड वाले को देखें तो ये नेस्टेड डू है या नहीं है। ये एक बाहर वाला लूप है डू, जिसको लेवल नंबर 10 डू 10 और उसके अंदर डू 20 है। तो देखिए अंदर वाला पहले क्लोज हो रहा है ये वाला, और फिर बाहर वाला क्लोज हो रहा है। तो लूप विद एन अ लूप, ये आपके पास एक सिचुएशन है, दिस इज नेस्टेड डू लूप। और आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो बिल्कुल यही मतलब है इसका भी। जो बाहर वाला लूप है दैट इज आई इक्वल टू 1 टू m दिस वन, और ये इंटरनल है अंदर वाला है। इस तरह से ये रीड करेगा। तो ये कैसे रीड करेगा, दिस इज, ये रीड करेगा रो बाई रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम करना चाहें तो करवा सकते हैं आप। पोजीशन को आगे पीछे करके पोजीशन चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर, यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, sir. ओके।
अब आप एक स्टेटमेंट लिखें to calculate the circumference and areas of n circles with given radii. क्या बात समझ आ रही है इससे कि आपके पास n सर्कल्स हैं, वेयर n इज एनी नंबर, हो सकता है 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो सकता है। तो n सर्कल के लिए आपने उनके सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट करने हैं और एरियाज भी कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें आप इम्प्लाई टू लूप यूज करेंगे। अब ये आपने कल मुझे बताना है कि ये किस किस ने कर लिया है। इसमें आप देख लें कि आपने रीड एन को करवाना है और वो कह रहा है कि फॉर गिवन रेडियाई, तो गिवन रेडियाई का मतलब क्या है कि आपको रेडियाई की वैल्यू भी गिवन, हर सर्कल के रेडियस की गिवन होगा। तो आपने एक तो रेडियाई को रीड करवाना होगा, एन आ गया आपका, और फिर आपने ये कैसे रीड करवाना है, एन आपको पता है कि आप डू लूप लगाएंगे, इम्प्लाई डू। एन सर्कल के लिए आपने रेडियाई को रीड करवाना है। जब वो आ जाएंगे तो आप फिर उस लूप के अंदर फार्मूले लगा दें सर्कमफेरेंस और एरिया ये कैलकुलेट करने के, फिर आप मुझे दिखाएंगे कि ये हमारा हो गया है इसमें। ओके जी। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे और फिर देखेंगे बाकी चीज़ें। कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो स्टॉप करने से पहले।